जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। इसका सही जवाब है 10 लाख रुपए। यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सफाई कर्मी हैं, उनको कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है। और ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, साथ ही साथ पत्रकार हैं, यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं, अब उनके लिए जो पश्चिम बंगाल सरकार है, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने जो है जीवन बीमा योजना की बात कही है, जो कि पश्चिम बंगाल में लागू होगी और ये 10 लाख रुपए का होगा। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि विश्व प्रेस फ्रीडम डे था और उसी दिन, इसी मौके पर जो है ममता बनर्जी जो हैं, उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया और सूचना दी कि ममता ने ये कहा कि लोकतंत्र में प्रेस जो है वो चौथा स्तंभ है और उसे निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हम पत्रकारों को समाज में उनके योगदान के लिए सम्मान देते हैं। और बंगाल में हमारी जो सरकार है, यानी कि ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो पत्रकारों के कल्याण के लिए कई पहल कर रही है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया था। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है ममता बनर्जी और उन्होंने कोरोना योद्धाओं के साथ साथ पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और सरकार के अनुसार बंगाल में अब तक जो है 1106 संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये डेटा जो है मैं आपको कल की तारीख का बता रहा हूँ, जिनमें से 33 की मौत हो चुकी हो और इनमें से 151 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर, जिसका नाम है संदीप कुमारी, उन पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका सही जवाब है वो है 4 साल। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और एक होता है नाडा। आपने इनका नाम सुना ही होगा। नाडा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वाडा ने जो है बैन लगाया है किसके ऊपर? संदीप कुमारी, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, डिस्कस थ्रोअर हैं। तो यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल का उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि ये 26 जून 2018 से प्रतिबंध लागू होगा और 4 साल का होगा। अब ये इस दिन से क्यों लागू हो रहा है? इस दिन से इसलिए लागू हो रहा है क्योंकि इसी दिन टेस्ट के नमूने लिए गए थे और इससे पहले भारतीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को संदीप के खून में कोई भी प्रतिबंधित तत्व जो है वो नहीं मिला था। तो अब ये 4 साल का बैन लगाया गया है वाडा की तरफ से, जो कि 26 जून 2018 से लागू होगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, यानी कि CGF, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने हाल ही में कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे।
तो यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें, जो राष्ट्रमंडल युवा खेल होने थे, कॉमनवेल्थ गेम्स जो युवाओं के लिए होते हैं, वो 2021 में होने वाले थे और अब इनके लिए नई तारीख की बात कही जा रही है। तो इसकी जो नई तारीख है वो होगी 2023 में। अब ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं, टोक्यो में जो ओलंपिक्स हैं वो होने वाले थे, उनकी जो डेट्स हैं उनको पोस्टपोन किया गया है और अब टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो 2021 में होने वाले हैं। तो जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स के यूथ गेम्स थे, ये भी 2021 में सेम डेट्स पर शायद क्लैश कर जाते। किससे? किन डेट से? जो नई डेट्स आई हैं ओलंपिक्स की, उन डेट से। इसकी वजह से ये फैसला लिया गया है कि अब 2023 में ये गेम्स कराए जाएंगे। तो टोक्यो ओलंपिक्स का जो आयोजन है वो इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना था, लेकिन पिछले महीने इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल खेलों को किसी अन्य तिथि पर कराने के विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है। बयान में कहा गया है कि सकारात्मक चर्चा के बाद CGF यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन भविष्य में इसके आयोजन के लिए सर्वोत्तम विकल्पों और समय सीमा पर विचार करने के लिए तैयार रहेगी और संभवतः इसका जो आयोजन है वो 2023 में कराया जाएगा। इससे पहले ये गेम्स कब होने थे? इससे पहले ये गेम्स होने थे 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2021 तक। तो ये क्लैश ना करें ओलंपिक्स गेम से, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 3 मई यानी कि 3 मई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि हर साल 3 मई को हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर उसको मनाया जाता है और यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद साल 1993 दिसंबर महीना से ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था और तब से मनाया जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है उसमें यही है कि प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करे और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है वो गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार भी दिया जाता है। तो गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो अवार्ड होता है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार की स्थापना जो है वो साल 1997 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के द्वारा की गई थी और ये एक जो है वो सालाना पुरस्कार है, वार्षिक पुरस्कार है, जो कि हर वर्ष जो है किस दिन? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 3 मई को दिया जाता है और इसका वित्त पोषण गिलेर्मो कानो इस्पा फाउंडेशन और हेलेन स्नोमत फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक M उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका सही जवाब है रूस। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रूस का आर्कटिक M रिमोटिंग सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह जो है वो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम से संबंधित जो डेटा है वो उसको इकट्ठा करेगा और वो भेजेगा। इसमें मौसम के जो पूर्वानुमान लगाए जाते हैं उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम ये बनाएगी सैटेलाइट। और ये जानकारी जो है किसने दी है? ये जानकारी दी है लवोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर कोलिमकोव ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को यह जानकारी दी थी। और व्लादिमीर कोलिमकोव ने यह भी कहा है कि अब तक का नंबर 1 आर्कटिक M अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण भी किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ICC के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? इसका सही जवाब है तीसरा रैंक किसका है? इंडिया का। और ये मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट की टेस्ट रैंकिंग की। अब ये टेस्ट रैंकिंग जो है वो किस तरह से निकाली जाती है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि ICC रैंकिंग 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर जारी करता है और इसमें हर साल 1 मई को अपडेट किया जाता है। ऐसा करके जो है सबसे आखिर के वर्ष के प्रदर्शन को हटा दिया जाता है और ताज़ा रैंकिंग में अगर हम बात करें इस बार की रैंकिंग की, तो ताज़ा रैंकिंग में 2017, 18
और उसके बाद 2018 और 19, उसके बाद 2019 और 2020 का प्रदर्शन शामिल है। रैंकिंग में मौजूदा साल यानी कि करंट जो ईयर होता है उसके प्रदर्शन को 100% वेटेज दिया जाता है, जबकि जो पिछले 2 साल होते हैं उनके प्रदर्शन को 50% वेटेज दिया जाता है। उसके बाद ये रैंकिंग निकाली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान यानी कि फर्स्ट रैंक पे था वो स्थान खो दिया है और अब वो तीसरे स्थान पर आ गया है। तो इंडिया ने जो है फर्स्ट रैंक को गंवा दिया, तो किस रैंक पे आया, अब वो थर्ड रैंक पर है। कौन है पहले रैंक पर? पहले रैंक पे है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी के द्वारा जो टेस्ट रैंकिंग जारी की गई है वो, और टेस्ट रैंकिंग और T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। आईसीसी ने 1 मई 2020 को वार्षिक रैंकिंग जारी की, जिसमें कि 2016-17 के सत्र की रैंकिंग को हटा दिया गया और भारत ने साल 2016 के बाद में से पहली बार यह स्थान गंवाया है और अब ये थर्ड पोजीशन पर आ गया है। टेस्ट रैंकिंग की बात करें अगर, आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व विजेता इंग्लैंड जो है वो 127 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। यहाँ पर मैंने ओडीआई की बात करी तो कौन है फर्स्ट रैंक पर? फर्स्ट रैंक पर है इंग्लैंड। अगर हम टेस्ट रैंकिंग में टॉप 5 जो टीम्स है उनकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिर भारत है, फिर इंग्लैंड है और फिर श्रीलंका है 5वें स्थान पर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? इसका सही जवाब है रॉस टेलर। तो यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि रॉस टेलर ने तीनों प्रारूपों यानी कि T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड हेटली मेडल प्राप्त किया है। टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में 100 मैच इन्होंने खेले हैं और ये ऐसा करने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी भी हैं। रॉस टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 232 वनडे खेले हैं, 100 T20 इंटरनेशनल खेले हैं और 101 टेस्ट मैच खेले हैं और तीनों ही फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के चाक हाउ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई का टैग दिया गया है? इसका सही जवाब है मणिपुर। ये जो चावल है ये कहाँ होता है? मणिपुर में। इस चावल का नाम क्या है? चाक हाउ। तो आपको ये बता देते हैं कि चाक हाउ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाक हाउ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाक हाउ एक सुगंधित जो है और चिपचिपा चावल है जिसको जो है मणिपुर में सदियों से उसकी खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म में विशेष प्रकार की सुगंध होती है और इसका उपयोग जो है वो सामुदायिक दावतों में किया जाता है। साथ ही साथ इन दावतों में चाक हाउ की खीर भी बनाई जाती है। ये मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ और चाक हाउ का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। तो सवाल था कि एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? इसका सही जवाब है वो है चुन्नी गोस्वामी। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। तो यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि ये फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल कैप्टन तो थे ही लेकिन क्रिकेट भी बहुत अच्छा खेलते थे। तो क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में उनका निधन हो गया। वो 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में ही नुमाइंदगी की थी। और गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो टीम थी उसके कप्तान रहे थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाले मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या फिर गुजरात। अब अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।